and welcome class 7th to your history class. So students, as we are discussing about the chapter 3rd, that is the Delhi Sultans. So students, we have read so far about the Delhi Sultans and their consolidation, and we have completed with the masjid topic. So students, in the previous lecture we have discussed about an introduction of the comparative study of the Tughlaqs and Khiljis. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम पढ़ेंगे रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो स्लेव्स का क्या रोल था एडमिनिस्ट्रेशन में, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम इसकी तरफ जाएंगे, रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो दिल्ली सल्तनत की कंसोलिडेशन हो चुकी थी, जैसे कि पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है गैरिजन टाउन से निकलकर अपना एम्पायर बड़ा सा खड़ा उन्होंने कर दिया था. ठीक है, अब एम्पायर तो खड़ा कर दिया, लेकिन अब इतने बड़े एम्पायर को एक राजा अकेला संभाल नहीं सकता है. ठीक है, एक सुल्तान जो है वो अकेला वहाँ पर उसको संभाल नहीं सकता. उसको क्या चाहिए होंगे, रिलायबल गवर्नर चाहिए होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए होंगे जो उसका राज्य जो है जगह जगह पर संभाल सके. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ा, ढूंढने पड़ने थे उनको. ठीक है, ढूंढेंगे, अपॉइंट करेंगे. जैसे आजकल जो है जॉब्स होती हैं, ठीक है, जॉब्स के लिए क्या होती है, रिक्रूटमेंट की जाती है. ठीक है, एग्ज़ाम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट है वो ढूंढती है अपने एम्प्लॉयज़ को और उनको एक एम्प्लॉयमेंट देती है, एक जगह पर जॉब देती है, पोस्ट देती है, जहाँ पर वो अपना काम करते हैं, अपना काम संभालते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट वैसे ही चल रही है. इसी तरह से उस टाइम पे भी एक अकेला जो है सुल्तान वो पूरा राज्य नहीं संभाल सकता था. जब छोटी सी स्टेट की बात आती है, सिर्फ दिल्ली की बात आती है, तो राजा जो है संभाल सकता है. लेकिन दिल्ली से पूरे साउथ पार्ट में, पूरे वेस्ट में, हर जगह पर जब राज जमाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा था जो है अकेला राजा जो है वो कैसे संभाले. इसीलिए गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी. ठीक है, तो अब क्या किया उन्होंने, रैदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टियंस. ठीक है, बजाय इसके कि वो एरिस्टोक्रेट्स को या फिर लैंडेड चिफ्टियंस को एज गवर्नर्स लेते, उन्होंने क्या किया, सुल्तान्स ने ये प्रेफर किया कि वो क्या करेंगे, स्लेव्स को अपना जो है गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे. ठीक है, तो वो ये चाहते थे कि एरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड चिफ्टियंस ना बने उनके आगे गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स हो गए जो राजा के ही आगे फैमिलीज़ में से थे, उनके ब्रदर्स या हाई क्लास के जो लोग थे. ठीक है, जो ज़्यादा जानते थे एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको ना रखते हुए, या लैंडेड चिफ्टियंस जिनकी बहुत सारी लैंड थी, ठीक है, उनको ना रखते हुए उन्होंने अपने ही स्लेव्स को क्या किया, एज अ गवर्नर्स हाई ऑफिशियल्स जो हैं अपॉइंट किया. ठीक है, तो स्लेव्स जो हैं उसको पर्शियन में बंदगान बोलते हैं. ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा, स्पेशली इल्तुतमिश की बात हुई है कि इल्तुतमिश ने फर्स्टली स्टार्ट किया था, स्लेव्स को फेवर किया उन्होंने. ठीक है, कि वो पॉलिटिकल ऑफिसर्स जो हैं वो किसको बनाएंगे, स्लेव्स को बनाएंगे. तो इसकी क्या वजह थी, एक तो ये वजह थी कि वो एरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड चिफ्टियंस पे भरोसा नहीं करते थे. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा जो हैं राज्य के बारे में जानते हैं. ठीक है, और वो जो हैं ऐसा भी हो सकता है कि वो राजा की गद्दी को हासिल करने के लिए क्या करें, राजा को ही मार दें, उसकी तरह उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग करें. ठीक है, इस तरह से हो सकता था. लेकिन स्लेव्स ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्लेव्स एक बार खरीद लिए राजा ने, तो स्लेव्स पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, राजा के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, तो जो राजा कहेगा वही जो है स्लेव्स उसके करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए वो ये चाहता था कि स्लेव्स पे वो ज़्यादा भरोसा कर सकता था. ठीक है, इसलिए वो स्लेव्स को उसने क्या किया, हाई ऑफिशियल रैंक दे दिया. ठीक है, तो स्पेशली परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस. तो सबसे पहले ये बात आती है कि स्लेव्स को उन्होंने
खरीदा होता था, ठीक है, मिलिट्री सर्विसेज के लिए। तो एक बार खरीद लिया तो इसका मतलब वो पूरी तरह से किसका हो गया, सुल्तान का ही हो गया। अब वो वहाँ से जा नहीं सकता था, वो उनका क्या था, एक बंदी बन चुका था और वो उनका काम जो है अच्छे से कर सकता था। दूसरा ये है रीज़न, सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। तो वही बात मैंने बताई कि अब टोटली जो है स्लेव्स जो थे वो अपने मास्टर पे डिपेंड थे। जब एक बार खरीद चुके हैं मास्टर्स उनको, तो वो उन्हीं पे डिपेंड है खाने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सुल्तान जो है उन पे ट्रस्ट कर सकता था, उन पे भरोसा कर सकता था, उन पे जो है डिपेंडेंट हो सकता था, क्योंकि वो उसको जो है धोखा नहीं देंगे या उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। जो भी राजा कहेगा वो बात वो मानेंगे, ठीक है। Moving on to next, Khiljis and Tughlaqs continued to use Bandhagan for high political position। जैसे सबसे पहले इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया, तो खिलजीस और तुगलक्स ने आगे उनको क्या किया, कंटिन्यू किया कि वो भी यही मानते थे कि ठीक है, स्लेव्स जो हैं वही जो हैं हाई ऑफिशियल पोजीशंस के लायक हैं, उन्हीं को वो पोजीशंस देनी चाहिए। और उन्होंने भी स्लेव्स को ही मतलब बंदगान को ही क्या किया था, एज अ जनरल्स और गवर्नर्स जो हैं अपॉइंट किया था। किसने, खिलजीस और तुगलक्स ने, ठीक है। However, this also introduced an element of political instability। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ जो है स्मूथली चल रहा था, ठीक है। जब स्लेव्स को उन्होंने एक हाई ऑफिशियल रैंक दिया बजाय उनके अपने जो है फैमिली के मेंबर्स को ना लेते हुए, ठीक है, तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब कि एक राजनीति जो है वो इंस्टेबल हो गई थी। कुछ लोग जो हैं उन पे क्रिटिसाइज़ करते थे उनको कि राजाओं को क्या है, राजनीति चलाना नहीं आ रही है, ठीक है। इस तरह की इंस्टेबिलिटी जो है शो हो रही थी। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हायर्स। तो ऐसा क्यों होता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों होती थी, इसी यही मेन रीज़न था कि स्लेव्स जो थे, ठीक है, या क्लाइंट्स, एक ही चीज़ है कि एक बार जो है वो ख़रीद लिया राजा ने, तो वो लॉयल होते थे अपने मास्टर्स या पैट्रॉन्स। मास्टर्स जो जिन्होंने उनको ख़रीदा या फिर जिन्होंने उनको, पैट्रॉन्स जिन्होंने उनको शरण दी, ठीक है, उनके तरफ तो वो लॉयल होते थे, लेकिन वो हायर्स की तरफ जो हैं लॉयल नहीं होते थे, ठीक है। हायर्स होगी जो सक्सेसर्स, जो आगे जो हैं राजा के सक्सेसर्स हुए। मतलब कि एक राजा है, राजा ने क्या किया, स्लेव्स को ख़रीदा और उसने उनको पोजीशन दे दी अच्छी सी, ठीक है। लेकिन जब राजा मर गया तो आगे जो है उसका जो सक्सेसर होगा, उसका सन होगा, ठीक है। यह राजा इल्तुतमिश की बात ले लेते हैं। इल्तुतमिश के जो स्लेव्स थे जिनको उसने जनरल या गवर्नर जो है अपॉइंट किया था, ठीक है, वो उसके तरफ तो लॉयल थे, लेकिन जब आगे रज़िया सुल्तान जो हैं उस आगे सुल्तान बनी, ठीक है, तो वो उसकी तरफ उतने लॉयल नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जो नया सुल्तान बनेगा उसके अपने सर्वेंट्स होंगे, अपने स्लेव्स होंगे, तो वो ज़्यादातर किसको प्रेफर करेगा, उसी को फेवर करेगा, ठीक है, अपने सर्वेंट्स को फेवर करेगा। तो वहाँ से क्या हो जाता है, एंड अ सेशन देयर वाज ऑफन कन्फ्लिक्ट्स ऑब्जर्व बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे पुराने स्लेव्स और नए स्लेव्स के बीच में। स्लेव्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्लेव्स ही क्या बने थे, नोबल्स बने थे, ठीक है। तो ओल्ड और न्यू नोबिलिटी के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, ठीक है। जो न्यू राजा बनेगा वो अपने नोबल्स बनाएगा, और जो पुराना राजा मर गया है तो उसके स्लेव्स वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है देखने को मिलती थी। दिस सिस्टम वॉज नॉट लाइक्ड बाई मैनी एलाइट्स एंड ऑथर्स ऑफ पर्शियन तारीख। तो यही सिस्टम जो था, जो स्लेव्स को हाई रैंक ऑफिसर्स बनाना, ठीक है, ये बहुत सारे एलाइट्स को, मतलब अपर क्लास के लोगों को, ठीक है, और ऑथर्स जो तारीख के ऑथर्स थे उनको ये सब पसंद नहीं आया, ठीक है। एलाइट्स एंड ऑथर्स ऑफ पर्शियन तारीख क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स। तो एलाइट्स और पर्शियन तारीख के जो
ऑथर्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उनके बारे में उनके खिलाफ बोला गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो हैं इस सिस्टम को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या कहा, फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बोर्न टू हाई ऑफिसेस। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया दिल्ली सुल्तान्स को, किस लिए कि वो क्या कर रहे हैं, लो एंड बेस बोर्न को जो है हाई ऑफिसेस में अपॉइंट कर रहे हैं। तो लो एंड बेस बोर्न क्या मतलब हुआ कि जो लो स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उस तरह के लोगों को अपने राजा के बराबर रखना जो है वो सही नहीं मानते थे एलाइट्स और पर्शियन तारीख के ऑथर्स, ठीक है। तो इसलिए वो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफिसर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। तो सारे जितने भी ऑफिसर्स थे मोहम्मद तुगलक के, वो सारे जो हैं क्या थे, बहुत ही लो स्ट्रेटा से बिलोंग करते थे और उन्हीं को उसने क्या कर दिया था, हाई रैंक ऑफिसर्स बना दिया था। जैसे कि अजीज़ खुमर अ वाइन डिस्टिलर था वो, ठीक है। तो और एक फिरोज़ हजाम में बार्बर था, ठीक है। मनका तबाख जो था वो एक कुक था और उसके 2 गार्डनर्स थे, लादा एंड पीरा, ठीक है। इन सब को उसने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो हैं दे रखी थी, ठीक है। तो ये जो हैं क्रिटिसाइज़ करते थे एलाइट्स और ऑथर्स तारीख के कि ये सब नहीं होना चाहिए, जो लो स्ट्रेटा के लोग हैं वो वही काम डिज़र्व करते हैं, ना कि हाई रैंक ऑफिसर्स का काम जो है डिज़र्व करते हैं। तो वो क्या कहते थे कि राजा क्या हो गया, पागल हो गया जी, राजा को अब राजनीति संभालना नहीं आ रही है, इसको आइडियाज़ नहीं है कि किस तरह से राज्य चलाया जाएगा, ठीक है। अब उसको ये वो पॉलिटिकल जजमेंट जो है नहीं आ रही है, अब वो उसको कैपेसिटी नहीं बची है इतनी कि वो रूल कर सके, इसीलिए वो इस तरह का डिसीज़न जो है वो ले रहा है कि लो स्ट्रेटा से बिलोंग करने वाले लोगों को, जो लो स्ट्रेटा के काम करते हैं, उनको जो है वो क्या कर रहा है, एज अ हाई ऑफिशियल्स क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ज़ियाउद्दीन बिरानी अब मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकल रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। तो ज़ियाउद्दीन बिरानी जो था उसने 14th सेंचुरी में लिखा, वो भी एक क्या था, एक क्रॉनिकल था, ऑथर था जो है तारीख जो है लिखता था। उसने भी अपनी बुक में यही लिखा था कि सुल्तान को क्या हो गया, लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट हो गई है, अब वो राजनीति को जजमेंट अच्छे से नहीं दे सकता है, सही फैसले नहीं ले सकता है, अब वो इनकेपेबल है रूल करने के लिए, इस तरह के वो फैसले ले रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 by 1 जो है हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्ता के बारे में, इक्तादार, इक्ता सिस्टम क्या था, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक you very much students.